Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Okay, students, we are going to read lesson number 6 of our first year English book. And अगर आप इस लेसन के टाइटल को देखें तो टू सक्सीड इन लाइफ, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है आपको ऐसा स्टफ पढ़ने को और समझने को मिलेगा जो कि आपके लिए लाजमी है ये जानने के लिए कि ज़िंदगी में कामयाब कैसे होते हैं। यही तो उन्होंने यहाँ पर जो है देखें, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ, कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ ए टेक्स्ट रिटन बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन। राल्फ वाल्डो एमर्सन अमेरिका के एक बहुत बड़े राइटर थे। उनका अंदाज़े बयान बहुत ही जोशीला, बहुत ही दिलों को जो है लुभा लेने वाला, बहुत ही ज़्यादा असर अंगेज़ उनका बात करने का स्टाइल है, और जो आइडियाज़ वो पेश करते हैं वो भी जो हैं बहुत ही ज़्यादा नोटवर्दी हैं। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ज़रा क्रिटिकली और यानी कि सवालिया अंदाज में जो है उसके टेक्स्ट को पढ़ें। लेसन तो यकीनन जो है हमें मिलेगा ही मिलेगा, जो चीज़ें इंस्पिरेशनल हैं वो तो हमें लेनी ही चाहिए लेसन से, लेकिन हमें देखना चाहिए कि एक ही बात के बहुत सारे जो है मुख्तलिफ रुख कैसे हमारे सामने आते हैं जब हम एक टेक्स्ट को क्रिटिकली पढ़ते हैं। तो ये क्रिटिकल रीडिंग की हैबिट अपनाना और क्रिटिकल अंदाज में जो है बड़े लोगों की बातें पढ़ना और सुनना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी राइटर को सिंपली या किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट को सिंपली आंखें बंद करके ये समझ के पढ़ लेना और उस पर यकीन कर लेना कि ये किसी बड़े आदमी ने लिखा हुआ है तो ये ठीक ही होगा, तो ये भी कोई इतना अच्छा जो है वो सोचने का अंदाज नहीं है। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपना एक जहन रखते हैं, अपना सोचने का अंदाज रखते हैं, और वो दूसरे की बात को सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट करते हैं जितनी कि वो बात उनकी अकल में आती है, और जहाँ पर जो है उनको वो बात अकल में नहीं आती वहाँ पर वो मज़ीद हक़ाइक़ का इंतज़ार करते हैं कि शायद जो है बाद में ये बात हमें समझ में आए, अदरवाइज दे स्टॉप बिलीविंग इन इट। एनीवे, सेल्फ रिलायंस जो है वो वाकई एक बहुत ज़बरदस्त ऐसे है, और मैंने चाहा कि आप लोगों को जो है मैं ज़रा पढ़ के सुनाऊँ ये, और हम लोग जो हैं सारे ज़रा मिलकर सीखें इससे कि राल्फ वाल्डो एमर्सन ने जो है कामयाब होने के लिए हमें क्या क्या पैमाने दिए हैं। सो लेट्स बिगिन। वो कहते हैं कि टू बिलीव योर ओन थॉट, टू बिलीव दैट व्हाट इज़ ट्रू फॉर यू इन योर प्राइवेट हार्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल मैन, दैट इज़ जीनियस। कि जीनियस लोग जो होते हैं वो तो कुछ इसी अंदाज में जो है इस दुनिया को देखते हैं, और कुछ इस किस्म का उनका अपने ऊपर यकीन होता है कि वो समझते हैं कि जो मैं समझता हूँ वही सच है, और इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर ऑल मैन। सब लोगों के लिए जो है ये बात सच है और सब लोगों को जो इस बात को मानना चाहिए। स्पीक योर लेटेंट कन्विक्शन, इट शैल बी द यूनिवर्सल सेंस। यानी कि आप अपने दिल की बात कहें। लेटेंट कन्विक्शन, कन्विक्शन कहते हैं वो बात जिस पर आप यकीन रखते हैं, और लेटेंट का मतलब दिल के अंदर, आपके अंदर के जो यकीन है उसको आप जरा बोलें, उसको आप लोगों के सामने लेकर आएं, एंड इट शैल बी द यूनिवर्सल सेंस, और पूरी दुनिया आपकी बात को मानेगी। लेकिन जरा कन्विक्शन के साथ और पूरे यकीन के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस बात को कहना सीखिए। और पूरी मेहनत से जब आप किसी बात को कहते हैं तो फिर वो बात आपके लफ्जों तक महदूद नहीं रहती है, बल्कि वो आपके अमल और आपकी मेहनत के जरिए से जो है वो साबित होती है। फॉर ऑलवेज द इनमोस्ट बिकम्स द आउटमोस्ट, क्योंकि हमेशा जो इनमोस्ट होता है वो ही आउटमोस्ट बनता है। यानी कि चीजें जो होती हैं वो पहले आइडियाज की सूरत में इंसानों के जहन में आती हैं, और लोग जो हैं फिर उन आइडियाज के ऊपर जब यकीन करना शुरू करते हैं तो फिर वो मेहनत करके उन आइडियाज को, उन इमेजिनेशन को जो है वो हकीकत का रूप दे देते हैं। सो फॉर ऑलवेज द इनमोस्ट, इनमोस्ट मीन्स आपके अंदर की बातें, आपके अंदर की इमेजिनेशन, आपके अंदर के आइडियाज जो हैं वही आउटमोस्ट बनते हैं। उसी से फिर दुनिया जो है आगे चलकर तब्दील होती है जब वो हकीकत का रूप वो आइडियाज धार लेते हैं। A man should learn to detect and watch that the ray of light which flashes across his mind from within more than the luster of the sphere of bards and sages. अब ये भी एक बहुत बड़ी बात इसने कर दी कि a man should learn to detect and watch the ray of light, कि एक आदमी जो है उसको वो ray of light या वो रोशनी की किरण जो कि उसके अपने जहन से, जो कि उसके अपने दिल से पैदा हुई है, उसको उसे डिटेक्ट करना चाहिए और उसको उसे जो है ना वॉच करना चाहिए, बजाय उसके कि वो बार्ड्स और सेजेस की तरफ जाए रोशनी लेने के लिए।
बार्ड्स कहते हैं जो बहुत ही विजदानी किस्म के लोग होते हैं, जो कि बहुत अच्छे शायर भी होते हैं, या जोगी को भी बार्ड कहा जाता है, जो कि जैसे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हो गए, सचल सरमस्त हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, और ये लोग बार्ड्स भी हैं और सेजिस भी हैं। सेज का मतलब होता है हिकमत वाली बातें कहने वाले, दानिशमंदी वाली बातें कहने वाले। तो अब यहाँ पर ये बात जो राल्फ वाल्डो एमर्सन साहब कह रहे हैं कि आप हमेशा जो है वो जो रे ऑफ लाइट आपके दिल से पैदा होती है उसके ऊपर यकीन रखें, बजाय इसके कि आप जाएं उन बार्ड्स की तरफ और उन सेजेस की तरफ और उनके लस्टर ऑफ द स्फीयर्स, स्फीयर कहते हैं गोले, जैसे कि सूरज जो है एक स्फीयर है, तो कहता है कि उन, और लस्टर कहते हैं रोशनी को, कि बजाय उनकी रोशनी के गोलों से जो है आप रोशनी लेने की कोशिश करें, आप अपने अंदर से रोशनी पैदा करें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मामला यह है कि जब आप बड़े लोगों में उठते बैठते हैं, जब आप बड़े लोगों को पढ़ते हैं, जब आप बड़े लोगों के बारे में जानते हैं और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में समझते हैं, तो तभी आपके अंदर जो है वो अजीम ख्यालात पैदा होते हैं जो कि आपकी और दूसरों की जिंदगी को तब्दील करते हैं। तो लिहाजा सिंपली बार्ड्स और सेजेस को रद्द कर देना, उनकी बातों को जो है बिल्कुल ही जो है वो गैर अहम समझ के ये कहना कि भाई जो मेरे दिल में आया है वो रे ऑफ लाइट जो कि मैंने डिटेक्ट करनी है और उसी के ऊपर मैंने चलना है, तो ये भी कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। जो हमेशा जो है अच्छी जो तख्लीक होती है वो तकलीद से ही शुरू होती है। तकलीद का मतलब होता है इमिटेट करना। पहले आप इमिटेट करते हैं और किसी भी गेम के जो बुनियादी आर्ट्स होते हैं, बुनियादी रूल्स होते हैं, वो सीखते हैं, और फिर आप जो है आपको अल्लाह ताला ने अपनी जो एक इंडिविजुअलिटी दी होती है, अपना जो एक सोचने का अंदाज दिया होता है, उसके ज़रिए से आप चीज़ों को तख्लीक करना शुरू करते हैं। यानी कि तकलीद से ही तख्लीक का अमल जो है वो शुरू होता है। इट इज़ फ्रॉम इमिटेशन दैट द क्रिएशन बिगिंस। तो आउटराइटली ये कहना कि जनाब वी डोंट नीड टू गो टू दीज बर्ड्स एंड सेजेस, ये कोई यानी कि अक्लमंदी वाली बात नहीं है। लेकिन एनीवे राल्फ वाल्डो एमर्सन साहब जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा यानी कि एक जनूनी किस्म के इंसान है, तो ये बात उनके ऊपर भी लागू होती है कि आपने जो है जो बातें वो कह रहे हैं आपने उनके ऊपर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना है। Yet he dismisses without notice his thought because it is his। यानी कि आप लोग अक्सर जो हैं अपने वो जो थॉट्स या अपने आइडियाज आपके जहन में पैदा होते हैं, यू डिसमिस दैम, आप उनको डिसमिस कर देते हैं, आप उनको जो है खातिर में नहीं लाते हैं, या आप उनके ऊपर यकीन करना छोड़ देते हैं ये समझ के कि भाई इनको तो पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ये भी कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकॉग्नाइज आवर ओन रिजेक्टेड थॉट्स। और कहता है कि जब बाद में कोई दूसरा आदमी उन्हीं आइडियाज को पूरा कर लेता है, तो फिर जो हैं जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो कि मेहनती नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं कि हो ये बात तो हमारे जहन में भी आई थी लेकिन हमने इसको क्यों नहीं किया। सो इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस, हर बड़े जीनियस आदमी के काम में जो है हमें वो आइडियाज या वो थॉट्स नजर आते हैं जो कि हमने रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन उस जीनियस ने उनके ऊपर फेथ रखा और वो उनको पाए तकमील तक पहुंचा गया और उसने दुनिया को हैरान कर दिया। सो दे कम बैक टू अस विद अ सर्टेन एलिनेटेड मैजेस्टी। एलिनेटेड का मतलब होता है जरा सा मुख्तलिफ होना, यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंट होना। तो कहता है कि हमारे ही आइडियाज जो हैं जब दूसरे लोग उनको पूरा करते हैं तो वो हमारे पास वापस आ जाते हैं विद एलिनेटेड मैजेस्टी। मैजेस्टी का मतलब होता है शान और शौकत। तो एक जबरदस्त शान और शौकत के साथ वो हमारे पास वापस आते हैं, वही चीजें जो कि हमने सोची हुई होती हैं। ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट हैव नो मोर अफेक्टिंग लेसन फॉर अस देन दिस। तो कहता है कि इससे ज्यादा मुतासिर कुन जो है सबक ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट से हमें नहीं मिल सकता, कि ये आइडियाज जो हैं वो कभी एक आम आदमी के जहन में भी पैदा हुए थे, लेकिन जीनियस जो कि उनके ऊपर फेथ रखता था उसने अपनी मेहनत से उनको सच्चा साबित कर दिखाया। They teach us to abide by our spontaneous impression। तो ये हमें सिखाते हैं कि हमें abide का यहाँ पर, वैसे तो abide का मतलब होता है रहना, या abide का मतलब होता है अमल करना। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि ये great works of art हमें क्या सिखाते हैं, to abide by our spontaneous impression, कि हम अपने spontaneous impressions के ऊपर जो है अमल करें। Spontaneous का मतलब वो आइडिया जो कि फौरन आपके जहन में आते हैं, तो वो आपका spontaneous इंप्रेशन होता है। और एक चीज होती है जो कि वेल कंसीव्ड होती है, वेल थॉट होती है, लेकिन एक चीज जो कि फौरन आप किसी बात को सुनते हैं तो आपके जहन में भी पैदा हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, बेसाख्ता जिसे आप उर्दू में कह सकते हैं। तो हमें अपने बेसाख्ता इंप्रेशंस के ऊपर जो है
faith رکھنا چاہیے, and we should abide by them with good humored inflexibility. اور پھر inflexibility کا مطلب simply flexibility کا مطلب ہوتا ہے لچک ہونا, اور inflexibility کا مطلب ہوتا ہے بے لچک انداز میں جو ہے ہمیں ان کے ساتھ جو ہے abide by کرنا چاہیے, ان پر عمل کرنا چاہیے. Then most when the whole cry of voices is on the other side, جبکہ جو ایک بہت بڑی تعداد ہے آوازوں کی وہ on the other side ہے, یعنی کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی, ان کا اوپینین جو ہے وہ آپ سے مختلف ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ بالکل جو ہے پاسبل نہیں ہے. تو آپ اس صورت میں جب اپنے پر فیتھ رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو that is the way to prove yourself, اور اسی طریقے سے جو ہے نا پھر ڈریمز بھی پورے ہوتے ہیں. Otherwise tomorrow a stranger will say with masterly good sense precisely what we have thought and felt all the time. Otherwise کیا ہوگا کہ کل کو ایک دوسرا آدمی, اسٹرینجر کا مطلب ویسے تو اجنبی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ایک دوسرا آدمی جو ہے وہی کچھ جو ہے آپ کے سامنے کر جائے گا, یا وہی بات آپ کو کہہ رہا ہوگا اتنی کنوکشن کے ساتھ جو کہ آپ نے سوچی ہوگی. اور یہاں پر کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل کر کے جو اس کو پورا کر کے دکھا دے گا. We shall be forced to take with shame our own opinion from another. اور کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے بڑی شرمندگی سے اپنا ہی خیال جو ہے بڑے ہی ادب سے جو ہے دوسرے آدمی سے سننا پڑے گا. اور ہوتا بھی یہی ہے, جتنی بھی موٹیویشنل اسپیچز آپ سنتے ہیں, جتنی بھی بڑے بڑے لوگوں کے آئیڈیاز اور تھاٹس آپ سنتے ہیں, اور جتنے بھی بڑے بڑے آپ راز سنتے ہیں عظیم چیزوں کو حاصل کرنے کے, بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے, وہ تو آپ کے دل میں آلریڈی ہیں, ان کے اوپر تو وہ تو آپ جانتے ہیں, وہ تو اللہ نے آپ کے اوپر جو ہیں منکشف کیے ہوئے ہیں آلریڈی. بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کو سنتے رہنے کے بجائے, بار بار سننے کے بجائے, آپ ذرا عمل کی دنیا میں آئیں, محنت کریں, اور ذرا بوریت کو اپنانا سیکھیں. یہاں پر میں بوریت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں یا جب آپ مشکل کام کرتے ہیں تو پھر بہت جلد جو ہے آپ ایکسائٹمنٹ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ کام جو ہے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے. لیکن جو لوگ اس کام میں اٹکے رہتے ہیں, جو لوگ اس کام کو آخر تک کرتے ہیں, تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو لوگ کے یعنی کہ صبر کرنا جانتے ہیں. تو یہاں پر جو ساری بات جو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے وہ صبر کی بات کہہ رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ there is a time in every man's education when he arrives at the conviction that envy is ignorance, that imitation is suicide, that he must take himself for better. کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ مجھے دوسروں کو ہی نہیں سراہتے رہنا چاہیے. envy کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ رشک کرنا اور سراہنے والے انداز میں دوسروں کو دیکھنا. ویسے تو envy کا مطلب حسد بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ صرف دوسروں کو ہی سراہتے رہنا, صرف دوسروں کی بڑائی کے گیت گاتے رہنا, this is ignorance. اور that imitation is suicide, اور محض جو ہے نکالی کرتے رہنا دوسروں کی, یہ بھی جو ہے ایک اپنی ذات کو مارنے کا عمل ہے. سوسائڈ کا مطلب ہوتا ہے خودکشی کرنا. تو آپ نے اپنی انڈیویجولیٹی کو جو ہے قربان کر دیا, آپ نے امیٹیشن کی بھینٹ چڑھا دیا اپنی انڈیویجولیٹی کو, اپنی کریٹیوٹی کو. اور that he must take himself for better, for worse as his portion, that though the wide universe is full of good, nothing of substance can come to him but through his toil bestowed on the plot of ground which is given to him. اور یہ کہ جو بھی پورشن جو ہے اس کو ملنا ہے, that his portion, that though the wide universe is full of good, کہ یہ دنیا جو ہے یہ کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے, اپرچونٹیز سے بھری ہوئی ہے, دیکھنے والی آنکھ چاہیے, اور بہت کچھ جو ہے اس دنیا میں ابھی بھی اچیو کیا جا سکتا ہے. اگرچہ لوگوں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے, لیکن اس سے بھی بڑے بڑے خواب اور اس سے بھی بڑی بڑی جو ہیں امنگیں اور سوچیں جو ہیں آپ اپنے ذہن میں پیدا کر سکتے ہیں. لیکن nothing of substance can come to him, لیکن کوئی بھی جو ہے سبسٹینشیل کامیابی, ایسی کامیابی جو کہ لوگوں کو نظر آئے. سبسٹینس وہ ہوتا ہے جس میں کوئی میٹر ہوتا ہے, کہ وہ کامیابی جو کہ نظر آئے وہ تب تک آپ کو نہیں ملے گی, بٹ تھرو ہز ٹوائل کا مطلب ہارڈ ورک. جب تک کہ وہ ٹوائل نہیں کرے گا, محنت نہیں کرے گا. کس پر محنت نہیں کرے گا؟ bestowed on that plot of ground which is given to him. وہ plot of ground جو کہ اس کو ملا ہے اس کے اوپر جب تک وہ ٹوائل نہیں کرے گا, محنت نہیں کرے گا, تو اس پلاٹ سے جو ہے, اس قطعہ زمین سے جو ہے وہ پھل اور
خوبصورت پودے جو ہیں وہ نہیں نکلیں گے جو کہ دنیا کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو یقیناً جو ہے ایک کسان جب تک اپنی کھیت کو جو ہے وہ ہل نہیں چلاتا ہے، پانی نہیں دیتا ہے، بیج نہیں اس کے اندر ڈالتا ہے، تو اور جب تک کہ وہ خیال نہیں رکھتا ہے کہ فضول قسم کی جڑی بوٹیاں جو ہے میں نے اس کے اندر سے نکال کر اور اکھاڑ کر پھینکتے رہنا ہے تاکہ 100% جو میری یعنی کہ زمین کی طاقت ہے وہ اس پودے کو ملے جس کو کہ میں اگانا چاہتا ہوں. تو جب تک ایک کسان یہ کام نہیں کرتا ہے تب تک جو ہے وہ اس اپنی فصل کو حاصل نہیں کر پاتا ہے. تو یہی جو ہے آپ کو اپنے اوپر بھی کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو ورک اپون دیٹ پیس آف پلاٹ آف گراؤنڈ وچ از گیون ٹو ہم ٹو ٹل کا مطلب ہے یہاں پر کھدائی کرنا، کھیتی باڑی کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ٹل سے مراد ہے کھیتی باڑی کرنا. اوکے، the power which resides in him is new in nature and none but he knows what he can do. اور یہ بھی ایک بات بالکل صحیح ہے کہ اگر محض امیٹیشن کرتا رہے گا تو وہ پاور جو کہ خدا نے اس کو دی ہے، جو کہ بالکل ہی مختلف ہے، جو کہ بالکل ہی انفرادی ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے ایک انفرادیت کے ساتھ بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے. It is new in nature and none but he knows. اور صرف وہی جانتا ہے. He can do nor does he know until he tried. لیکن جب تک وہ کوشش نہیں کرے گا اپنے اندر کے اس گوہر کو جو ہے وہ کبھی بھی ڈسکور نہیں کر سکے گا. تو he has to find out کہ مجھے خدا نے کیا دیا ہے، اور وہ اسے پتا چلے گا جب وہ کام کرے گا، جب وہ اپلائی کرے گا، جب وہ محنت کرے گا. اور جب وہ کام کرے گا تو تبھی اس سے ان چیزوں کا پتا چلے گا. A man is relieved and happy when he has put his heart into his work and done his best. اور وہی آدمی اس دنیا میں سچی خوشی پاتا ہے جو کہ محنت کرتا ہے. The man who has put his heart into his work, جس نے اپنا دل جو ہے وہ کام میں لگایا، اپنے کام میں. And done his best، اور اس نے اپنی پوری محنت کی، پوری جاں فشانی سے، پورے صبر کے ساتھ اپنے آپ کو جتنی بوریت کے باوجود جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کام کے اندر مشغول رکھا. تو وہی آدمی جو ہے وہ سچی خوشی آخر میں حاصل کر پاتا ہے. But what he has said or done otherwise shall give him no peace. یعنی کہ صرف باتیں کرنے سے آپ کو جو ہے کوئی پیس، کوئی سکون، کوئی خوشی نہیں ملے گی. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. Trust thyself. Every heart vibrates to that iron string. کہ ہر عظیم دل جو ہے وہ اسی ایک لے پر دھڑکتا ہے کہ وہ اپنے اوپر یقین رکھتا ہے. Accept the place that divine providence has found for you, the society of your contemporaries and the connection of events. کہ جو بھی خدا نے مقام یا مرتبہ جس حال میں بھی آپ کو پیدا کیا ہے آپ پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں. اور آپ جو ہے یعنی کہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر روئیں مت کہ خدا نے اس کو اتنا کچھ دے دیا اور اس کے پاس اتنی کوالٹیز ہیں یا اتنی ایجوکیشن ہے یا یہ اپورچونٹیز ہیں اس کے پاس، جبھی وہ اتنا عظیم ہو گیا ہے. نہیں، آپ نے اپنے اوپر یقین رکھنا ہے. ایکسیپٹ دا پلیس دا ڈیوائن پروویڈنس، یعنی کہ خدا نے جو کہ آپ کے لیے وہ جگہ منتخب کی ہے، پہلے آپ اس کو ایکسیپٹ کیجئے. وہ سوسائٹی جس میں آپ کو پیدا کیا ہے اور وہ ایونٹ جس میں آپ ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ نے ان سے ابھرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. Great men have always done so. عظیم لوگوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے. And confided themselves childlike to the genius of their age, betraying their perception. اور انہوں نے بچوں کی طرح اپنے آپ کو جو ہے کنفائڈ کیا ہے to the genius of their age. ٹھیک ہے، betraying their perception، اور انہوں نے اپنی اس پرسیپشن کو بیٹرے کیا ہے. بیٹرے کا مطلب ظاہر کرنا ہے یہاں پر. اور وہ پرسیپشن کیا ظاہر کیے کہ that the absolutely trustworthy was seated at their heart. ویسے تو بیٹرے کا مطلب دھوکہ دینا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بیٹرے کا مطلب ہے ظاہر کرنا. So they have always betrayed their perception. پرسیپشن مانے سوچنے کا انداز، چیزوں کو دیکھنے کا انداز. تو انہوں نے ہمیشہ اپنی اس پرسیپشن کو بیٹرے کیا ہے کہ the absolutely trustworthy was seated at their own heart. کہ وہ جس پر انہیں یقین کرنا چاہیے تھا وہ ان کے دل میں تھا. Working through their hands. اور وہ کون تھا؟ the absolutely trustworthy کون ہے؟ خدا. وہ ان کے دل میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ ان کے ہاتھوں کے ذریعے سے یا ان کے کاموں کے ذریعے سے اپنی عظمت کا ظہور دنیا پر کرا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا خیال ہے، ایک بہت بڑا آئیڈیا ہے کہ خدا جو عظیم لوگ ہوتے ہیں اور ان کی جو عظیم کامیابیاں ہوتی ہیں وہ ان کی کامیابیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ کامیابیاں بھی خدا کی کامیابیاں ہوتی ہیں. اور خدا جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے جو ہے، ان لوگوں کے کاموں کے ذریعے سے جو ہے، ہینڈ سے یہاں پر مراد ہے ان کی کامیابیاں. تو ان کی کامیابیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ
यानी कि प्रीडोमिनेटिंग इन ऑल देयर एज, वो अपनी प्रीडोमिनेटिंग इन ऑल देयर एज, वो अपना अपना ज़हूर और अपनी कुदरत का इजहार कर रहा होता है. व्हाट आई मस्ट डू इज ऑल दैट कंसर्न्स मी. मुझे जो करना चाहिए वो है जो कि मुझसे रिलेटेड है, यानी कि मुझे अपने अपने काम से काम रखना चाहिए, या अपने जो टारगेट्स हैं और अपने जो आइडियाज हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए. अपने काम की नाकामी या कामयाबी की वजूहात को समझना चाहिए और उसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए. नॉट व्हाट द पीपल थिंक, न कि ये कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं. लोगों की सोचों पर मुझे नहीं जाना चाहिए. दिस रूल इक्वली आर्ड्यूअस इन एक्चुअल एंड इन इंटेलेक्चुअल लाइफ may serve for the whole distinction between greatness and meanness. के मीननेस का मतलब एक मीडियोकर इंसान, एक आम इंसान, और ग्रेटनेस का मतलब अजीम इंसान. तो कहते हैं कि यही वो रूल है, जो यही वो आर्डियस रूल है, यानी कि अजीम रूल है, जो कि असल में एक डिस्टिंक्शन है एक इंटेलेक्चुअल लाइफ के अंदर. मे सर्व फॉर द होल डिस्टिंक्शन, यही यानी कि फर्क पैदा करता है एक अजीम इंसान के अंदर और एक ऑर्डिनरी और एक मीन इंसान के अंदर. के एक ऑर्डिनरी इंसान ये सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, और एक अजीम इंसान ये सोचता है कि मुझे करना क्या चाहिए और अपने आइडिया को कैसे कामयाब बनाना चाहिए. इट इज द हार्डर बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड दोज हु थिंक दे नो व्हाट इज योर ड्यूटी बेटर देन यू नो इट. कह रहा है कि ये बात बहुत ही मुश्किल है हकीकत में करना. कहना आसान है लेकिन अमल में लाना इस आइडिया को बहुत ही मुश्किल है. तो इसलिए वो कह रहा है कि इट इज द हार्डर, कि ये बात बहुत मुश्किल है. बिकॉज क्यों? यू विल ऑलवेज फाइंड दोज, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे वो लोग मिलेंगे जो कि तुम्हें बताएंगे तुमसे ज्यादा, यानी कि वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए. दे विल टेल यू कि हम आपसे ज्यादा आपके बारे में जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. इट इज ईजी इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड्स ओपिनियन. कह रहा है कि दुनिया की बातों को सुनकर दुनिया की सोचों के मुताबिक जिंदा रहना बहुत ही आसान है. जिस तरफ सारी भीड़ चली जा रही है, जिस तरफ जो है एक बाजा बजाया जा रहा है और लोग जो उसी तरफ दौड़े जा रहे हैं, ऐसा करना तो बहुत ही आसान है. इट इज ईजी इन सॉलिट्यूड टू लिव आफ्टर अवर ओन. लेकिन सिर्फ और सिर्फ तन्हाई में ही इंसान वो कुछ बन सकता है जो कि वो असल में है. तो लिहाजा क्या है कि आपको मजमे के अंदर भी वही रहना चाहिए जो कि आप असल में हैं. सिर्फ तन्हाई में ही आप वो ना बने जो कि आप हैं. सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई. और क्या है कि बट द ग्रेट मैन इज ही हु इन द मिड्स ऑफ द क्राउड कीप्स विद परफेक्ट स्वीटनेस द इंडिपेंडेंस ऑफ सॉलिट्यूड. कि वो जो इंडिपेंडेंस ऑफ सॉलिट्यूड है, यानी कि वो आजादी जो कि इंसान की तन्हाई उसको देती है. एक अजीम आदमी जो होता है वो क्राउड के अंदर, मजमे के अंदर भी उस आजादी को बरकरार रखता है. यानी कि जो बात सच होती है, जो बात एक्सेप्टेबल होती है, जो बात उसका दिल कहता है कि सच्ची है, उसकी अकल उसको कहती है कि वो सच्ची है, वो उसी बात को जो है कन्विक्शन के साथ और दलाइल के साथ जो है वो बयान करता है, बजाय इसके कि वो अंधों की तरह दूसरों के पीछे चलना शुरू कर दे कि सब लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी यही करूंगा. नहीं नहीं, यूज योर ब्रेन, यूज योर इंटेलेक्ट टू प्रूव व्हाट इज ट्रू फॉर यू. जो कुछ आप सच समझते हैं उसको अपने जहन और अकल के साथ जो है सच साबित करके दिखाइए. इंसिस्ट ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर यकीन रखिए. अब इंसिस्ट का मतलब है इसरार करना. वही बात आ गई, इंसिस्ट ऑन योरसेल्फ, नेवर इमिटेट, और कभी भी दूसरों की नकाली नहीं कीजिए. योर ओन गिफ्ट यू कैन प्रेजेंट एवरी मोमेंट विद द फुल फोर्स ऑफ होल लाइफ्स कल्टीवेशन. कि आपके अपने गिफ्ट जो हैं आप वो पेश कर सकते हैं एवरी मोमेंट विद द फुल फोर्स ऑफ होल लाइफ्स कल्टीवेशन, पूरी लाइफ की कल्टीवेशन के साथ. अब कल्टीवेशन देखें स्टूडेंट्स, एक पूरा अमल है जिसमें एक आदमी, कल्टीवेशन का मतलब काश्तकारी है, खेती बाड़ी है. तो अब इस खेती बाड़ी के अमल की मिसाल मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि जब आप उस पीस ऑफ प्लॉट के ऊपर जो कि खुदा ने आपको दिया है मेहनत करते हैं और उससे जो है उसको गुलो गुलजार में तब्दील कर देते हैं, तो तब कहीं जाकर जो है लोग आप पर फेथ रखते हैं. बट द बोरोड टैलेंट ऑफ अनदर यू हैव ओनली टेम्परेरी एंड इनकम्प्लीट पोजेशन. हाँ, दूसरों की नकाली करके आप वक्ती तौर पर तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये एक बोरोड टैलेंट है, उधार का टैलेंट है, जो कि किसी भी वक्त आपको छोड़ देगा, क्योंकि उधार की चीजें आपको कभी ना कभी आपको छोड़नी ही पड़ती हैं. सो द बोरोड टैलेंट ऑफ अनदर यू हैव ओनली टेम्परेरी एंड इनकम्प्लीट पोजेशन. तो उस पर आपका कब्जा, पोजेशन का मतलब है कब्जा आपका जो है वो हमेशा इनकम्प्लीट होता है और टेम्परेरी होता है, वक्ती होता है. No man yet knows what it is until that person has exhibited it.
کہ آپ دنیا پر وہ بات ثابت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کو ایگزیبٹ نہ کریں، جب تک کہ آپ اس کو ریئلٹی کے روپ میں لا کر نہ دکھائیں. تو ایگزیبٹ تو آپ وہی چیز کر سکتے ہیں نا جس کو کہ دکھایا جا سکتا ہے، محض خیالات کو تو نہیں دکھایا جا سکتا. اب اس پورے ٹیکسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی چیز آپ نے، جس چیز پر بھی آپ نے فیتھ رکھ لیا، یا جس چیز پر بھی آپ کا کنوکشن یا آپ کا آئیڈیا پکا ہو گیا، آپ اس کو ماننا شروع کر دیں. نہیں، بلکہ رائٹر آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی عقل پہلے یوز کریں، اپنی انٹلیکٹ یوز کریں، اپنے دلائل کے ذریعے سے آپ اپنی عقل کے ذریعے سے جو اس بات کی حقیقت تک پہنچیں، اور پھر جو ہے اس کے اوپر یقین کرنا شروع کریں، اور پھر دنیا کو بھی اس کے اوپر جو ہے قائل کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ دلائل آپ کے پاس ہے نہیں اور محض میں نہ مانوں کی رٹ لگاتے ہوئے آپ جو ہے کسی ایک آئیڈیا کے اوپر فیتھ رکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے باقی کی دنیا کے پاس جو ہے آپ کے آئیڈیا کو رد کرنے کے لیے بڑے شاندار دلائل ہوں، لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. تو پھر اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اس آئیڈیا کو جو ہے یعنی کہ ثابت کرنا اور اس کے پیچھے لگنا جو ہے وہ ایک احمقانہ فیل ہے. Where is the master who could have taught Shakespeare? Where is the master who could have instructed Franklin? کہ یہ بہت بڑے بڑے رائٹرز تھے اور بہت بڑے بڑے تھنکرز تھے اور سائنٹسٹ تھے. تو کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پڑھانے والا، ان لوگوں کو جو ہے اتنی بلندیوں تک لے جانے والا کون تھا؟ تو یہاں پر وہ ایک آئیڈیا یہی دینا چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے وہ محض اور محض اپنی محنت اور اپنے اندر جو ان کی کنوکشن تھی اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھے. اور کسی حد تک یہ بات درست ہے اور کسی حد تک یہ بات جو ہے ان ایکسیپٹیبل بھی ہے. دیکھیں شیکسپیئر یقیناً ایک اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ آدمی نہیں تھا، اور اس کے زمانے کے جتنے بھی ایجوکیٹڈ ڈراماٹسٹ جو تھے ان کے کام کو شیکسپیئر نے دیکھا، اور ان کے کام میں جو بھی اچھی اچھی باتیں تھیں ان کو اس نے اپنے ڈراماز کے اندر انکلوڈ کیا اور اتنا بڑا ڈراماٹسٹ بن گیا. تو ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ شیکسپیئر نے کسی سے سیکھا نہیں، شیکسپیئر نے جو ہے سیکھا لوگوں سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ بنا. اس کے دور میں بہت بڑے بڑے ڈراماٹسٹ تھے، جیسے کرسٹوفر مارلو کی مثال یہاں پر آ جاتی ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ویئر از دا ماسٹر ہو کوڈ ہیو انسٹرکٹڈ فرینکلن، اور واشنگٹن وہ آدمی جس نے امریکہ کو آزادی دلوائی تھی، اور بیکن ایک بہت بڑا رائٹر تھا شیکسپیئر کے ہی دور کا، اور نیوٹن آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. ایوری گریٹ مین از اے یونیک، کہ ہر آدمی جو ہے یونیک آدمی ہے. دیٹس فائن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان کے کوئی استاد نہیں تھے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے پہلے تقلید کی، انہوں نے پہلے ان کی یعنی کہ رولز آف دا گیم سیکھے، اور اس کے بعد جو ہے ان رولز آف دا گیم کے اندر انوویشنز پیدا کی اور اپنے آئیڈیاز لے کر آئے، اور نئی یعنی کہ جہتیں یا نئی جو ہیں بلندیاں انہوں نے حاصل کی. تو آؤٹ رائٹلی جو ہے اپنے آپ کو ہی جو ہے سب کچھ سمجھ لینا، ایسی بات سن کے یہ بھی کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. ڈو دیٹ وچ از اسائنڈ ٹو یو. اب یہاں پر وہی بات کر رہا ہے کہ جو آپ کو دیا گیا ہے کام کرنے کو وہ آپ کیجئے. اینڈ یو کین ناٹ ہوپ ٹو مچ اور ڈیئر ٹو مچ. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے اس سے زیادہ جو ہے نہ تو ہوپ کر سکیں گے اور نہ ہی اس سے زیادہ جرت کر سکیں گے. ڈیئر کا مطلب ہوتا ہے جرت کرنا. اینڈ یو شیل پروڈیوس یور اون کریٹو ورلڈ اگین. اور لہٰذا کیا ہوگا کہ آپ جو پروڈیوس کریں گے اپنی ہی کریٹو ورلڈ کو، یور اون کریٹو ورلڈ اگین. Society never advances. It recedes as fast on one side as it gains on the other side. یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، معاشروں کا تعلق ہے، تو یہ ترقی ایڈوانسمنٹ ان کے اندر نہیں ہو رہی. اب اس کے اوپر بھی بہت بحث کی جا سکتی ہے. یقیناً جو ہے آج کا جو ایڈوانسڈ معاشرہ ہے وہ یعنی کہ بہت ہی زیادہ مختلف ہے ماضی کے جتنی بھی سوسائٹیز گزری ہیں ان سے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ سوسائٹی نیور ایڈوانسز. سوسائٹی کبھی بھی ترقی نہیں کرتی ہے. اٹ ریسیڈس ایز فاسٹ آن ون سائڈ، کہ جتنا یہ ایک طرف سے آگے بڑھتی ہے اتنا یہ دوسری طرف سے پیچھے بھی ہٹ جاتی ہے. تو خیر یہ بات سچ بھی ہے کہ جیسے کہ آگے چل کر وہ ایک مثال دے گا بھی کہ جیسے جیسے ہم سائنس میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جو ہے ہمارے صحت کے مسائل بھی جو ہیں وہ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ انسان سست ہوتا جا رہا ہے. سوچنے سمجھنے کی اپنی صلاحیتیں بھی اس نے مشینوں کے حوالے کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون میں جو ہے وہ زیادہ رہنا پسند کرتا ہے. تو اٹ ریسیڈس ایز فاسٹ آن ون سائڈ ایز اٹ گینز آن دی ادر سائڈ، کہ جتنا سوسائٹی ایک طرف سے آگے بڑھتی ہے اتنا ایک طرف سے پیچھے بھی ہٹ جاتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کا یہ تھاٹ جو ہے بالکل ایکسیپٹیبل ہے. اٹ انڈرگوز کنٹینیول چینجز، اور یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے.
कंटिन्यूअल चेंजेस माने मुसलसल तब्दील होते रहना. इट इज बार्बरस, इट इज सिविलाइज्ड, कि कभी ये बार्बरस हो जाती है और कभी ये सिविलाइज्ड हो जाती है. बार्बरस का मतलब बहुत ही वहशी और जो है जिसको किसी के भी दुख दर्द का एहसास ना हो, और सिविलाइज्ड का मतलब होता है तहजीब याफ्ता. इट इज रिलीजियस, इट इज रिच, कहीं ये रिलीजियस है और कहीं ये रिच है. इट इज साइंटिफिक, कहीं ये साइंटिफिक है. तो बट दिस चेंज इज नॉट फॉर बेटर, लेकिन ये चेंज हमेशा के लिए नहीं है. यानी कि जो भी चेंज हो रही है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर खत्म हो जाती है, तब्दील हो जाती है. फॉर एवरीथिंग दैट इज गिवन समथिंग इज टेकन. और वो कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ दी जाती है तो फिर आपसे कोई चीज़ ले भी ली जाती है. यानी कि अगर आप कुछ हासिल करते हैं ज़िंदगी में तो आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ता है. तो वैसे ही हमारी आज की सोसाइटी ने अगर बहुत कुछ हासिल किया है तो बहुत कुछ खोया भी है. अगरचे साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन बहुत कुछ खोया भी है, और इसके लिए गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि हमने क्या हासिल किया और क्या खोया है. ये भी एक सवाल है. What a contrast! Society acquires new arts and loses old instincts. कि सोसाइटी एक तरफ तो नए आर्ट्स सीखती है लेकिन दूसरी तरफ वो पुरानी काम की बातें भूल भी जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा उसके लिए यूजफुल थी. What a contrast between the well-cladded, reading, writing, thinking civilized with a watch and pencil and a bill of exchange in his pocket, and the naked savage whose property is club, a spear, a mat, and an undivided portion of shed to sleep under. जरा सा कंट्रास्ट कीजिए. आज का जो एक वेल क्लैड का मतलब जिसने बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ है, जो कि रीडिंग करता है, राइटिंग करता है, थिंकिंग करता है, तहजीब याफ्ता है, जिसके पास जिसने घड़ी पहनी हुई है, एक पेंसिल भी उसके पास है, एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज पॉकेट. और उसके मुकाबले में वो पुराने दौर का इंसान, एक नेकेड सैवेज, whose property is a club, जिसके पास जो थी, क्लब कहते हैं पंजा, तो जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक पंजा है, एक स्पीयर है, नेजा जिससे कि वो शिकार किया करता था, अ मैट यानी कि कोई भी जानवर की खाल वगैरह जो कि उसने किसी जानवर को शिकार करके उतारी हुई है, एंड एन अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ शेड, और एक शेड उसने कहीं पर जो है बनाया हुआ है रहने के लिए, टू स्लीप अंडर. बट कंपेयर द हेल्थ ऑफ द टू मैन, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, आपको ये जो वेल क्लैडेड रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग सिविलाइज्ड मैन जो है वो बड़ा अच्छा लगता है, बट कंपेयर द हेल्थ ऑफ द टू मैन, दोनों आदमियों की जरा हेल्थ के ऊपर तो जाइए, एंड यू शैल सी दैट द सिविलाइज्ड मैन हैज लॉस्ट हिज एबोरिजिनल स्ट्रेंथ. और आपको पता चलेगा कि ये जो रीडिंग, राइटिंग, सिविलाइज्ड मैन है, वेल क्लैडेड, इट हैज लॉस्ट इट्स एबोरिजिनल स्ट्रेंथ, कि उसको वो जो उसकी कदीम उसकी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, अब वो उसके पास नहीं रही है. If the traveler tells us truly, strike the savage with a broad axe, and in a day or two the flesh shall unite and heal. तो कहता है कि हो सकता है कि कोई ट्रैवलर जो है वो हमें ये कहानी सुनाए कि स्ट्राइक द सैवेज विद अ ब्रॉड एक्स, कि अगर आप एक सैवेज के ऊपर एक कुल्हाड़ी से हमला करें और उसको जख्मी कर दें, तो इन अ डे और टू द फ्लैश शैल यूनाइट, तो उसको एक दो दिन में उसका जख्म जो है वो भर जाएगा, एंड हील एज इफ यू स्ट्रक द ब्लो इनटू सॉफ्ट पिच, ऐसा लगेगा जैसे कि आपने किसी सॉफ्ट पिच के अंदर, किसी नर्म यानी कि जो है सब्सटेंस के अंदर आपने जो है अपनी कुल्हाड़ी मारी थी, और वो सब्सटेंस थोड़ी देर के लिए जो है दो टुकड़ों में बटा, लेकिन बाद में फिर जो है वो आपस में मिल गया, जैसे कि गारा या मट्टी वगैरह में आप, एंड द सेम ब्लो, और कहता है वही ब्लो अगर आप उस सिविलाइज्ड आदमी को मारें तो, एंड द सेम ब्लो शैल सेंड द सिविलाइज्ड मैन टू हिज ग्रेव. तो वो आज का हमारा जो सिविलाइज्ड मैन है वो इतना बेचारा फ्रेजाइल है, इतना नाजुक मिजाज है कि वो तो बेचारा जो है एक ही ब्लो में बेचारा दुनिया छोड़ जाएगा. द सिविलाइज्ड मैन हैज बिल्ट अ कोच बट हैज लॉस्ट द यूज ऑफ हिज फीट. तो सिविलाइज्ड मैन ने जो है कोच, गाड़ियां तो बना ली हैं, लेकिन अपने कदमों का इस्तेमाल भूल गया है. तो आज हमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर भी जाने के लिए जो है मोटरसाइकिल की जरूरत पेश आती है, कार की जरूरत पेश आती है. और हालांकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो बड़े लंबे लंबे फासले जो थे, मीलों के फासले, कई कई किलोमीटर के फासले पैदल ही चल के जो है वो तय कर लिया करते थे. ही इज सपोर्टेड ऑन क्रचेस. तो साइंस क्या है, वो बिसाखियों की तरह है जिसने कि उसको सपोर्ट किया हुआ है, बट लैक्स सो मच सपोर्ट ऑफ मसल्स, और उसके अपने मसल्स जो हैं वो उनकी सपोर्ट, उनकी ताकत वो अब गंवा बैठा है. ही हैज अ फाइन मॉडर्न वॉच
ऑफ कोर्स उसके पास एक बड़ी जबरदस्त वॉच है, बट ही फेल्स ऑफ द स्किल टू टेल द आवर बाय द सन। पुराने दौर के लोग जो थे वो तो सूरज को देखकर ही बता दिया करते थे कि दिन का क्या टाइम हो रहा है, लेकिन आज का इंसान जो है वो घड़ी के बगैर नहीं चल सकता है। एन एल्मानेक ही हैज, एल्मानेक का मतलब ये होता है किताबों का मजमुआ या मालूमात का मजमुआ, तो एन एल्मानेक ही हैज एंड सो बीइंग श्योर ऑफ द इंफॉर्मेशन, और वो मजमुआ उसके पास मौजूद है। जैसे आज हमारे पास विकिपीडिया आ गया है, आज हमारे पास जो है वो चैट जीपीटी आ गया है, और बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिनसे कि हम सवाल पूछते हैं और हमें बने बनाए फौरन जवाब हमें मिल जाते हैं। तो एन एल्मानेक ही हैज एंड सो बीइंग ट्रू ऑफ द इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन की श्योरिटी की बुनियाद पर व्हेन ही वांट्स इट द मैन इन द स्ट्रीट डज नॉट नो अ स्टार इन द स्काई। लेकिन जो पुराने दौर के लोग जो थे उन्हें वो सितारों को देखकर अपना रास्ता ढूंढ लिया करते थे, यानी कि नेचर के साथ उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि नेचर उनको गाइड करती थी, और नेचर के मिजाज से जो है वो आने वाले दिनों की तब्दीलियां भांप लिया करते थे, या अपनी मंजिल का निशान उनको मिल जाया करता था। द सोल्स्टिस ही डज नॉट ऑब्जर्व, यानी कि आज के दौर का इंसान जो है वो ऑब्जर्व नहीं करता है सोल्स्टिस को। सोल्स्टिस जो है साल के वो 2 दिन हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जिनके अंदर या तो दिन जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, दिन का यानी कि साल का सबसे लंबा दिन और साल का सबसे छोटा दिन। तो ये जो 2 यानी कि जो स्टेट्स हैं इनको सोल्स्टिस कहा जाता है। तो कहता है कि आज का इंसान जो है उस सोल्स्टिस को जो है वो ऑब्जर्व नहीं करता है। द इक्विनॉक्स ही नोज अ लिटिल, और उसे पता ही नहीं है इक्विनॉक्स क्या होता है। अब इक्विनॉक्स क्या होता है जनाब? इक्विनॉक्स जो है वो 20 या 22 सितंबर को होता है, और इस तारीख को दिन और रात जो हैं वो दोनों तकरीबन एक बराबर होते हैं। तो यानी कि पुराने दौर के लोग जो थे वो नेचर से इतने ज्यादा कनेक्टेड थे कि उन्हें इन सारी बातों का नेचुरली पता था। उनके अंदर एक बॉडी क्लॉक लगा हुआ था जो कि उनको ये सारी बातें बताता था। एंड द होल ब्राइट कैलेंडर ऑफ द ईयर इज विदाउट अ डायल इन हिज माइंड। तो कह रहा है कि पूरा जो ब्राइट कैलेंडर जो है वो साल का वो उन लोगों के जहन में होता था। हिज नोटबुक्स इम्पेयर हिज मेमोरी, और लेकिन आज का जो इंसान है उसकी नोटबुक्स जो है उन्होंने उसकी मेमोरी को जो है वो कमजोर कर दिया है। और यकीनन सही बात है, जब आप हर चीज को जो है नोटबुक्स के अंदर लिख कर रखेंगे कि जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसे पढ़ लूंगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आप जो है उन चीज़ों को जहन में हमेशा के लिए नहीं रख सकेंगे। लेकिन पुराने दौर के लोग जो थे उन्हें मालूम होता था कि भाई हमने इन चीज़ों को याद करना है, कहीं भी किसी वक्त हमें बगैर कॉपी पेंसिल के या आज के मोबाइल के हमें इनकी जरूरत पड़ जाएगी, तो वो उनको जहन में रखते थे, तो उनकी मेमोरीज भी बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट योरसेल्फ। कोई भी चीज आपको सुकून और कामयाबी नहीं दे सकती, लेकिन आपका अपना आप, यानी कि आप ही अपनी कामयाबी के आर्किटेक्ट हैं। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट द ट्रायम्फ ऑफ प्रिंसिपल्स। और कोई भी चीज आपको सुकून नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उसूलों की फतह। प्रिंसिपल्स माने उसूल और ट्रायम्फ। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जिन चीज़ों पर आपने फेथ रखा, जिनके लिए आपने मेहनत की, तो लाजमी नहीं है कि आप उनकी कामयाबी को इस दुनिया में होता हुआ देखें भी। असल में तो अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि जो एबिलिटीज़ मैंने आपको दी, जो सलाहियतें मैंने आपको दी, जो ज़बरदस्त किस्म की टैलेंट मैंने आपको दिया, आपने उसको कितना अच्छा यूज़ किया अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, और कितना आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद बन सके। खैर मिनन नास मन यनफ़उन नास। तो लिहाजा इंसानों में सबसे बेहतर वो है जो कि इंसानों के लिए फ़ायदा मंद है। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी कामयाबियां जो हैं वो मैटेरियलाइज हो जाएं आपकी आंखों के सामने, लेकिन आपकी जो एफर्ट है, जो आपका हार्ड वर्क है, वो ही आखिर में आपको जो है सुकून देता है कि आपने अपने हिस्से का काम जो है वो पूरी मेहनत से किया। तो ये एक बहुत लंबा ऐसे है स्टूडेंट्स, इसका एक छोटा सा हिस्सा आपको पढ़ने के लिए दिया गया, और आप इसको जो है राल्फ वाल्डो एमर्सन के एसेज जो कि नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको आप सुन सकते हैं, और यूट्यूब पर भी जो है बहुत से लोगों ने इसकी रीडिंग की हुई है, तो वहाँ से भी आप इसको सुन सकते हैं। लेकिन इसी ऐसे को आप बार बार सुने तो मेरा ख्याल है कि जो लुब्बे लुबाब है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं उस पूरे ऐसे के वो इसके अंदर मौजूद हैं। थैंक यू।